नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में विधि मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक के 10 शीर्ष देशों में भारत को शामिल कराने के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत से सत्ता में वापस आएगी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को माओवादियों से संबंध के कथित आरोप में कारावास से रिहा करने के आदेश पर रोक लगाई। क्रिकेट में बांग्लादेश में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला T20 एशिया कप जीता। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। न्याय में देरी एक ऐसा विषय है जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी न्यायपालिकाएं इस दिशा में काफी गंभीरता से काम कर रही है। बहुत सारे प्रयासों में एक विकल्प ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी है, जिसे राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। हमें राज्यों में लोकल लेवल पर इस व्यवस्था को समझना होगा। इसे कैसे लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजी से मुकदमों को निपटाने में लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने में देरी देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में शाम को भी अदालत में कामकाज शुरू करने की प्रशंसा की। इवनिंग कोर्ट्स में ज्यादातर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाज से बहुत कम गंभीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना कामकाज निपट करके इन कोर्ट्स में आकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते थे। इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी। इवनिंग कोर्ट्स की वजह से गुजरात में बीते वर्षों में 9 लाख से ज्यादा केसों को सुलझाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और औपनिवेशिक काल के पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करें। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्ष में हजारों पुराने कानूनों और अनेक कानूनी बाधाओं को हटाया है। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उच्च न्यायालयों की संयुक्त बैठक का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विचाराधीन कैदियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सभी संबद्ध पक्षों से आग्रह किया था कि वे ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को विचाराधीन कैदियों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट मुकदमों का ऑनलाइन पंजीकरण और वर्चुअल माध्यम से सुनवाई से विचाराधीन मुकदमों की संख्या कम की जा सकेगी। न्याय व्यवस्था को आसान बनाने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने न्यायालयों में मातृभाषा में कामकाज करने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा न्याय दिलाने में अड़चन न बने। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पीयूष गोयल, उद्योगपति, प्रख्यात वैज्ञानिक, विज्ञान मंत्रालय तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक परिषद की गतिविधियों की समीक्षा करने और इसके भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए हर वर्ष आयोजित की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में है। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने और समुद्री सुरक्षा के लिए कानून बनाने के देश के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत अन्य देशों के साथ सहयोग तंत्र स्थापित करने और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण में सहयोग करने में विश्वास रखता है। नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 18वीं बैठक में श्री सिंह ने समुद्री गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Continued growth in maritime traffic, the potential risk of marine pollution and the requirement of search and rescue consequent to any unwanted maritime incidents have also grown manifolds. The oil spill subsequent to the grounding of MV Boccaccio at Mauritius and fire on board MV Express Pearl and MT New Diamond of the coast of Sri Lanka have raised the concerns about maritime environmental and attendant life hazards. नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और सीमाओं को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण पहलू हैं। श्री सिंह ने वर्ष 2047 तक देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के सरकार के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बलों को स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां और उपकरण उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के पास आधुनिक हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के 10 शीर्ष देशों में भारत को शामिल कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन और पुरस्कार सम्मेलन में समारोह में कहा कि भारत पिछले 7 साल में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से चढ़कर 40वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि नवाचार से कुशलता बढ़ती है और लागत में कमी आती है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश के नवाचार परिवेश में पारदर्शिता, समर्पण, कुशलता और गति महत्वपूर्ण होगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन में 109 देशों के प्रतिनिधि सौर ऊर्जा के संवर्धन से कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अपने अनुभव साझा करेंगे। गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने आकाशवाणी को आगामी वैश्विक सम्मेलन की प्राथमिकताओं और मुख्य विषयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में एक प्रमुख विषय उन देशों में सौर ऊर्जा के लिए निवेश जुटाना है। वार्षिक अधिवेशन में 2 बड़े मुद्दे हम लोग रख रहे हैं। एक तो है किस प्रकार से निवेश उन जगहों पर लेके आए जहां पर वो नहीं हो रहा है। पिछले साल में 2021 में लगभग $200 बिलियन का निवेश हुआ था सोलर में दुनिया भर में, लेकिन
केवल 5% अफ्रीका में हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं इस अधिवेशन में एक प्रपोजल लेके कि एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसके तहत अगर कोई प्रोजेक्ट इन देशों में बने, अगर बिजली का पेमेंट वो पार्टी ना कर पाए तो इस पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म के द्वारा हो। इस वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन एरियाज में निवेश भी बढ़ेगा। दूसरा प्रपोजल है किस प्रकार से अफ्रीका में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाए जाएं। केंद्र ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत राज्यों को बजटीय अनुमान से अधिक धन उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि योजना में अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर इसके लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन में मजदूरी और अन्य सामग्री के लिए धन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने संवाददाताओं के एक वर्ग में योजना का उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं होने से संबंधित समाचारों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकतर खबरों में कोविड के दौरान गरीब परिवारों को सहयोग देने में मनरेगा योजना की भूमिका की सराहना की गई है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उनकी मांग के अनुरूप वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.0। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलने से उनका 55 वर्ष का संघर्ष समाप्त हो गया है। आज मैं आपको कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय कर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं क्योंकि सालों तक यहाँ संगठन का काम किया। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगा। यहाँ पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया। 389 गांव और 1,60,000 लोग यहाँ पर लाभान्वित होने वाले हैं। राज्य में विकास कार्य पर श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में फार्मा, सड़क, दवा, जल विद्युत, कृषि, रेल संपर्क और शिक्षा आदि क्षेत्र में लोगों ने काम किया है। उत्तराखंड में भाजपा के 2/3 बहुमत से जीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में हम हिमाचल प्रदेश में भी जीत की परंपरा बदलेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गीत हिमाचल की पुकार फिर भाजपा की सरकार जारी किया। राज्य विधानसभा के चुनाव 12 नवंबर को होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम मदन लाल खुराना स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि भाजपा की बुनियाद ऐसे ही दिग्गज व्यक्तियों ने रखी थी जो हमेशा पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े रहे। श्री नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के जीवन से प्रेरणा लेना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वे कभी भी सत्ता के पीछे नहीं भागे और हमेशा मुद्दों से जुड़े रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सुरेंद्रनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा में शामिल हुए। ध्रांगध्रा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा
कि डबल इंजन सरकार ने लोगों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करके गुजरात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दुनिया का ही नहीं, देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बनाने की बात हो तो अहमदाबाद में बना है। पहली फाइनेंशियल सिटी देश की बनने की बात हो तो गुजरात में बनने का काम हुआ है। सरदार सरोवर डैम सबसे बड़ा बना हो तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाने का काम किया है। और गुजरात के विकास मॉडल को आज देश के कोने कोने तक ले जाने का काम हुआ है तो गुजरात के कारण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये गुजरात का विकास मॉडल ये आज गुजरात गौरव यात्रा के साथ जुड़कर देखा जाता है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में विधि मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक के 10 शीर्ष देशों में भारत को शामिल कराने के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत से सत्ता में वापस आएगी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रोफेसर GN साईबाबा को माओवादियों से संबंध के कथित आरोप में कारावास से रिहा करने के आदेश पर रोक लगाई। और क्रिकेट में बांग्लादेश में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला T20 एशिया कप जीता। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। ये DBU देश के प्रत्येक कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस कार्य में हिस्सा ले रहा है। DBU वास्तविक केंद्र के रूप में खुलेंगे जिसमें खाते खोलने, जमा राशि की जांच, पासबुक प्रिंट, धन का स्थानांतरण, सावधि जमा, ऋण आवेदन, जारी चेक का भुगतान रोकने संबंधी निर्देश, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, खाता विवरण, कर भुगतान, बिल भुगतान, नामांकन जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्निवीर वेतन पैकेज के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान ही हैं। इसके अलावा बैंकों ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश की है। अग्निवीर के पहले बैच का जनवरी 2023 में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और अन्य को कारावास से रिहा करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। प्रोफेसर GN साईबाबा को माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में UAPA के अंतर्गत आरोपी बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने उसे मामले के गुणों के आधार पर दोषी करार दिया था। साई बाबा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और ये देश की अखंडता, संप्रभुता और समाज के हितों के विरुद्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने साई बाबा को घर में नजरबंद रखने की अपील को भी खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर नोटिस जारी किए। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया है। इसमें भारत को 121 देशों में 107वां स्थान दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत की छवि को लगातार एक दागदार देश के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ये सूचकांक भूख के गलत मानकों पर आधारित है और इसमें गंभीर प्रणालीगत खामियां हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्ट जमीनी वास्तविकताओं को नहीं दिखाती है और इसमें सरकार के कोविड महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को नहीं दर्शाया गया है। भारत ने कहा है कि सीमा पर शांति के बिना चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। अग्रिम क्षेत्रों में अभी भी तैनात दोनों पक्षों के सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटना होगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बनाए गए कार्यतंत्र की वर्चुअल माध्यम से कल 25वीं बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैनिकों के पीछे हटने का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े शेष मुद्दों को शीघ्र ही हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए हैं। वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 17वें दौर की वार्ता शीघ्र आयोजित करने पर भी सहमति बनी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम भारत की विदेश नीति पर नए भरोसे की जानकारी लेकर आए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के समय भारत प्रथम विदेश नीति तैयार करने के लिए देश में आत्मविश्वास और आशावाद की भावना भरपूर है। भारत अपने लिए फैसले करता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी से डरने की नहीं है। कोविड महामारी ने वैश्वीकरण के अति केंद्रीकृत मॉडल के खतरों को उजागर किया है। परिणाम स्वरूप इसने विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया है। भारत का संदेश पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का है। इसके अलावा देशवासियों को लाभ प्रदान करना, लेकिन वैश्विक कल्याण, विकास और सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक योगदान देना भी शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारतीय विदेश नीति की सोच अधिक वैचारिक और परिचालन स्पष्टता प्रदर्शित करती है। I hope that you also share my belief that Indian foreign policy thinking is displaying greater conceptual and operational clarity. Whether it is explanation or communication, some of the contemporary catchphrases have been impactful in their public resonance. If you consider neighborhood first, for example, it is now clearly associated with a generous and non-reciprocal approach to our immediate proximity. We envisage India as a larger lifting tide for the entire region. Our investments in connectivity, expansion of contacts and promotion of cooperation have also been noteworthy. वर्ष 1992 से भारतीय विदेश नीति अधिक मजबूत और व्यापार के अनुरूप हो गई है। इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए थे।
वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कूटनीति के लिए अपना दृष्टिकोण रखा है। अमेरिका, जापान के साथ पड़ोसी प्रथम अधिनियम, भारत अमेरिका, G20, G7, भारत रूस, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आसियान प्लस, I2U2 2+2 रूपरेखा पर बल दिया गया है। हाल के दशकों में भारत ने एक अधिक विस्तृत विदेश नीति अपनाई है, जिसमें सार्क द्वारा शुरू की गई पड़ोस प्रथम नीति के साथ साथ अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाने के लिए लुक ईस्ट नीति शामिल है। चाहे कोविड-19 महामारी की चुनौती हो या आर्थिक चुनौतियां, भारत ने अपने पड़ोसियों की बढ़ चढ़कर सहायता की है और आगे भी करता रहेगा। विस्तारित पड़ोस की परिकल्पना एक्ट ईस्ट नीति, सागर दृष्टिकोण, खाड़ी संपर्क और मध्य एशिया पहल के रूप में देखी जा सकती है। भारत की कूटनीति ने स्वाभाविक रूप से प्रमुख शक्तियों, प्रमुख आर्थिक केंद्रों, महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों और प्रभावशाली क्षेत्रीय देशों पर ध्यान केंद्रित किया है। खुले दिमाग और निष्पक्षता के साथ देश अपनी विदेश नीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण संगठन माना है। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संगठनों और इसकी शांति स्थापना में काफी सक्रिय है। क्वाड सुरक्षा वार्ता से लेकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख संगठनों का भारत सदस्य है। भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस और वैश्विक सहमति का हिमायती रहा है। आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत में इस विचार की एक दृढ़ नीति अपनाई गई है और बातचीत की बहाली के लिए पाकिस्तान के बार बार अनुरोध के बावजूद ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कोई भी बातचीत तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगाने के ठोस और सत्यापन योग्य ठोस सबूत उपलब्ध नहीं हो जाते। देश की विदेश नीति के कम से कम 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना। दूसरा, एक ऐसा बाहरी वातावरण तैयार करना है जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। तीसरा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए और भारत वैश्विक मुद्दों पर विश्व राय को प्रभावित करने में सक्षम हो। और चौथा, भारतीय लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करना। आज के आत्मविश्वासी भारत के पास वैश्विक वातावरण में एक नई आवाज है, जिसकी जड़ें इसकी घरेलू वास्तविकताओं और सभ्यतागत लोकाचार में मौजूद हैं, साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण हितों की खोज में दृढ़ हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत ने महिला एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। आज सिलेट में हुए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रधानमंत्री ने महिला एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी है और खिलाड़ियों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में विधि मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमाओं के लिए खुली और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक के 10 शीर्ष देशों में भारत को शामिल कराने के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत से सत्ता में वापस आएगी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को माओवादियों से संबंध के कथित आरोप में कारावास से रिहा करने के आदेश पर रोक लगाई और क्रिकेट में बांग्लादेश में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला T20 एशिया कप जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।